अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो लाइक और शेयर जरूर करें और अपनी राय हमें कमेंट्स में बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको मिलती रहे हमारी हर नई कहानी की लेटेस्ट अपडेट। और हाँ, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना न भूलें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आरएसवर्स, जहां हर कहानी है एक नई दुनिया। ये कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से रची गई है। इसका वास्तविक जीवन, किसी व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। कृपया इस कहानी को वास्तविक जीवन या किसी शहर, समुदाय या घटना से न जोड़ें। इसे एक ऑडियो बुक या उपन्यास की तरह पूरी तरह काल्पनिक मानकर आनंद लें। हमारा उद्देश्य केवल आपके मनोरंजन के लिए एक रोमांचक और रचनात्मक कहानी प्रस्तुत करना है। कृपया इसे उसी भावना के साथ सुनें और आनंद लें। धन्यवाद। एपिसोड 226। ठीक है, मैं नीचे दिए गए पाठ को आधुनिक हिंदी में अनुवाद कर रहा हूं, जिसमें सभी निर्दिष्ट नाम और शब्द बदले जाएंगे और तू की जगह तुम का उपयोग होगा। मैं आधुनिक बोलचाल की हिंदी का इस्तेमाल करूंगा ताकि यह स्वाभाविक और आज के समय के हिसाब से लगे। अनुवाद कहानी के लहजे और संदर्भ को बनाए रखेगा। एक सुनहरी रोशनी चमकी जिससे लोगों की आंखें खोलना मुश्किल हो गया। डरावनी आंतरिक ऊर्जा ने जमीन को भी चटका दिया। धम्म, एक हैरान करने वाला दृश्य सामने आया। शिवम का मुक्का वास्तव में एवान के काल्पनिक रूप की हथेली को तोड़ चुका था। हथेली को सीधे भेदते हुए सुनहरी रोशनी में वह एक झटके में बेकार लग रही थी। लेकिन शिवम यहीं नहीं रुका। उसका तेज मुक्का हथेली को भेदते हुए सीधे विशाल सिर की ओर बढ़ा। एवान की आंखें अचानक फैल गईं और वह बार बार चिल्लाया, ये कैसे संभव है? एवान का पूरा शरीर कांप रहा था। बैंग, इस मूके ने पृथ्वी शैतान घाटी की तथाकथित सर्वश्रेष्ठ तकनीक को चकनाचूर कर दिया। बस एक मुक्का, इसने इतनी जबरदस्त ताकत दिखाई। सबसे खास बात, इस बार शिवम ने कोई जादुई चक्र फॉर्मेशन इस्तेमाल नहीं किया था। सब कुछ शांत हो गया। काला साया धीरे धीरे गायब हो गया और कमरा पूरी तरह बिखर चुका था। शिवम का शरीर सुनहरी रोशनी से चमक रहा था, जैसे कोई भगवान धरती पर उतर आया हो। पृथ्वी शैतान घाटी की सर्वश्रेष्ठ तकनीक एक झटके में बेकार है, शिवम ने एवान को ठंडे लहजे में देखते हुए कहा। एवान का चेहरा बार बार बदल रहा था और आखिरकार उसने हल्के से हंसते हुए कहा, ऊर्जा के आधार पर शिवम बस छठे स्तर के आंतरिक शक्ति मास्टर हैंड स्तर पर है। फिर उसमें इतनी ताकत कैसे? दीपांकर ने गहरी सांस ली और वह अंदर से बेहद हैरान था। यहां तक कि पुराने जमाने के महान योद्धा भी शायद इस स्तर तक नहीं पहुंच पाते। कोई फर्क नहीं पड़ता कि अराजक शरीर क्या करता है, मैं ज्यादा हैरान नहीं हूंगा। एवान ने अपने होंठ चाटे। वह शिवम के शरीर के प्रति और भी दीवाना हो रहा था। उसकी दिलचस्पी बढ़ती जा रही थी। तुम्हारे पास और कौन से हथकंडे हैं? बस निकाल दो, शिवम ने ठंडे लहजे में कहा। एवान ने होंठ चाटे और हंसते हुए बोला, शिवम, तुम भले ही ताकतवर हो, लेकिन अफसोस तुम्हारा स्तर बहुत कम है। यहाँ से बच निकलना तुम्हारे लिए नामुमकिन है। जब तक तुम यहाँ हो मैं नहीं मरूंगा और तुम्हारी आंतरिक ऊर्जा देर सबेर खत्म हो जाएगी। एवान को कोई जल्दी नहीं थी। वह चाहता था कि शिवम को धीरे धीरे तड़पाया जाए और उसकी शारीरिक ताकत खत्म हो जाए ताकि वह उसका शरीर हासिल कर सके। शिवम जरा भी घबराया नहीं। उसके चेहरे पर तो हल्की सी मजाक उड़ाने वाली मुस्कान थी। यह मुस्कान एवान को बहुत अखर रही थी। बस दिखावा करते रहो, देखता हूं तुम कब तक टिकते हो, एवान ने कुटिलता से कहा। ये कहकर एवान ने हाथ उठाया और एक जादू शुरू किया। एक विशाल हथेली आकाश से नीचे उतरी। गड़गड़ाहट की आवाज गूंजती रही और एक डरावना दबाव उमड़ पड़ा। शिवम घबराया नहीं। उसने हाथ उठाया और एक मुक्का मारा। यह मुक्का भले ही हल्का लग रहा था, लेकिन इसमें दुनिया को नष्ट करने की ताकत थी। एवान का जादू इस मुक्के के सामने कमजोर दिख रहा था। इस तरह वक्त बर्बाद करने का क्या मतलब है? अगर तुम समझदार हो तो चुपचाप अपना शरीर सौंप दो। शायद मैं तुम्हें आत्मा हस्तांतरण की तकनीक सिखा दूं और तुम्हें जीने दूं। एवान ने होंठ चाटे और ठंडे लहजे में कहा। शिवम ने उसका जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने पूछा, तुम्हें दर्द से डर लगता है? एवान हैरान रह गया। उसने भौहें सिकोड़कर पूछा, तुम्हारा मतलब क्या है? शिवम ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा जादू वाकई कमाल का है। जब तक किसी का स्तर तुमसे कम है वह इसे तोड़ नहीं सकता। बिल्कुल सही, एवान ने हाथ पीछे रखे और कुछ गर्व के साथ बोला। लेकिन इस जादू में एक घातक खामी है। शिवम ने अचानक बात बदली और उसके चेहरे पर मुस्कान और गहरी हो गई। एवान का चेहरा बदल गया। उसने शिवम को ठंडे लहजे में देखा और बोला, बकवास मत करो, मुझे धोखा देने की कोशिश मत करो। शिवम ने हंसते हुए कहा, तुम्हें यकीन नहीं है? एवान ने हल्के से हंसते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। उफ, एवान अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि शिवम उसके सामने पहुंच गया और उसने एवान के सीने में एक मुक्का जड़ दिया। यह मुक्का एवान के सीने को भेद गया। तीव्र दर्द ने एवान की आंखों को अचानक फैला दिया। उसका शरीर भी थरथराने लगा।
उसने अपने मुंह से निकला खून पोंछा, दांत पीसकर बोला, तो क्या अगर तुमने मेरा सीना भेद दिया, मेरा शरीर कभी भी ठीक हो सकता है? हाँ, शिवम ने सिर हिलाया, तुम्हारा शरीर वाकई ठीक हो सकता है, लेकिन तुम्हें दर्द तो महसूस होगा। शिवम के शब्दों ने इवान के चेहरे का रंग उड़ा दिया। तुम्हारा मतलब क्या है? इवान को अचानक एक बुरा अंदेशा हुआ। शिवम ने हंसते हुए कहा, मतलब तुम मुझसे मुकाबला नहीं कर सकते, तो क्या अगर तुम्हारा शरीर ठीक हो सकता है, मैं तुम्हें बार बार तड़पा सकता हूँ और देर सबेर तुम इसे बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। इवान को अचानक सब समझ आ गया। हाँ, ताकत के मामले में इवान शिवम का मुकाबला नहीं कर सकता था, इसलिए वह इस तरीके का इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन उसने एक अहम समस्या को नजरअंदाज कर दिया था। शिवम भी अपनी ताकत से उसे कुचल सकता था और तड़पा सकता था। वह उसे इतना दर्द दे सकता था कि वह मरने की इच्छा करने लगे। हर किसी की एक सीमा होती है, उस सीमा को पार करने के बाद इंसान टूट जाता है। लगता है तुम समझ गए। शिवम ने मुंह खोला और अपनी सफेद दांतों की पंक्ति दिखाई। हालांकि ये बेहद चमकदार मुस्कान इवान की नजरों में शैतानी लग रही थी। नहीं, मैं उसे अपने पास बिल्कुल नहीं आने दूंगा, इवान ने मन ही मन बुदबुदाया। वह मुड़ा और भागने वाला था। दुर्भाग्य से अब बहुत देर हो चुकी थी। शिवम उससे एक कदम आगे था और उसके पास पहुंच गया। इसके बाद शिवम ने इवान की गर्दन पकड़ ली। एक धीमी गर्जना के बाद उसकी हथेली से एक जबरदस्त ताकत निकली। क्रैक! इस जबरदस्त ताकत के तहत शिवम ने इवान की गर्दन तोड़ दी। ये बेहद दर्दनाक था। इसने उसे दिल दहलाने वाला दर्द दिया। लेकिन जल्द ही इवान का शरीर ठीक होने लगा। ठीक होने के बाद शिवम फिर से उसके पास आया और उसने इवान की उंगलियां पकड़ लीं। क्रैक! 10 उंगलियां शिवम ने एक एक करके तोड़ दी। कहावत है कि 10 उंगलियां दिल से जुड़ी होती हैं। इस पल में इवान ने इसका असली अनुभव किया। अंतहीन यातना यहीं से शुरू हुई। शिवम के पास अनगिनत तरीके थे। हर बार जब इवान का शरीर पूरी तरह ठीक हो जाता, उसे फिर से अमानवीय यातना दी जाती। यहाँ तक कि पास में खड़े दीपांकर को भी ऐसे क्रूर तरीके देखना मुश्किल हो रहा था। इवान को लगने लगा कि वह अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस तरह की यातना के बाद उसकी नजरें धुंधली होने लगीं। शिवम ने इवान को नीचे देखा और हंसते हुए कहा, तुमने शायद गलती कर दी। मैंने तुम्हें फंसाया है, न कि तुमने मुझे। इवान का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। उसके दिल में डर की लहर फैल गई। यह आदमी तो बस एक शैतान था। उसकी हड्डियां, सीना, सिर और यहाँ तक कि उसका निचला शरीर भी शिवम ने अनगिनत बार तोड़ दिया था। कोई भी इतने दर्द को सहन नहीं कर सकता था। पलक झपकते ही 1 घंटा बीत गया। इवान का शरीर अनगिनत बार टूट चुका था। वह दहने की कगार पर था। वह किसी भी पल बेहोश हो सकता था। शिवम में भी थकान के लक्षण दिखने लगे। उसके शरीर में आध्यात्मिक शक्ति चौंकाने वाली हद तक कम थी और उसकी आंतरिक ऊर्जा भी धीरे धीरे कम होने लगी थी। जल्द ही शिवम की शारीरिक ताकत भी खत्म हो जाएगी। नहीं, मैं अब और नहीं टिक सकता। इवान के माथे से पसीना टपक रहा था। धम्म! उसके फैसला लेने से पहले ही शिवम ने एक और मुक्का मारा, जिसने उसका शरीर फिर से चकनाचूर कर दिया। बार बार टूटने और फिर से बनने की प्रक्रिया ने इवान को ढहने की कगार पर ला दिया। बेशर्म लड़के! इवान ने सिर उठाकर गुस्से में चिल्लाया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। पट! उसके बोलने के तुरंत बाद शिवम ने एक थप्पड़ मारकर उसका चेहरा चकनाचूर कर दिया। बकवास बंद करो, मुझे लोगों को तड़पाना वाकई बहुत पसंद है, शिवम ने हल्की हाँफते हुए कहा। तुम जैसे लोग नरक के 18वें स्तर पर जाने चाहिए। मैं इसे नरक की यातना का पहले से अनुभव कराने जैसा समझता हूँ। शिवम ने हंसते हुए अपनी सफेद दांतों की पंक्ति दिखाई। उसके चेहरे पर क्रूर मुस्कान ने इवान को, जो अभी तक डटकर मुकाबला करना चाहता था, पूरी तरह तोड़ दिया। कोई भी अमानवीय यातना को सहन नहीं कर सकता था। नहीं, मैं अब और नहीं टिक सकता। इवान का चेहरा बेहद पीड़ित था। उसने दांत पीसकर कुछ नाराजगी के साथ कहा। चाहे उसने कितनी भी तैयारी की हो, उसने कभी इसकी कल्पना नहीं की थी। उसी पल इवान को अचानक कुछ सूझा। उसने सिर घुमाकर दीपांकर को देखा, जो लड़ाई देख रहा था, और उसके होंठों पर एक कुटिल मुस्कान उभरी। कच्ची ताकत के मामले में दीपांकर की ताकत इवान से ज्यादा थी, और वह पूरी लड़ाई देख रहा था, इसलिए वह अपनी चरम स्थिति में था। अब के शिवम से निपटना उसके लिए कोई समस्या नहीं होगी। ये सोचकर इवान जोर से हंस पड़ा। उसने एक मंत्र पढ़ा और सामने का दृश्य बदलने लगा। जल्द ही आसपास का माहौल उस समय के दृश्य में वापस आ गया जब भोजन चल रहा था। शिवम ने चारों ओर देखा और हंसते हुए बोला, क्या अब तुम और नहीं टिक सकते? इवान ने होंठ चाटे और हंसते हुए कहा, तुम बिल्कुल सही हो, मैं और नहीं टिक सकता। तो शिवम ने भौहें उठाईं और इवान की ओर कदम बढ़ाया। इवान को डर नहीं था। उसने दांत पीसकर कहा, लेकिन अफसोस, तुम्हें आज मरना ही होगा। अच्छा। शिवम ने भौहें उठाईं। इवान ने कुछ नहीं कहा। उसने सिर घुमाकर दीपांकर को देखा और चिल्लाया, दीपांकर, तुम्हारा मौका आ गया। शिवम को अभी मार डालो।
ये सुनकर शिवम और दीपांकर के चेहरे एक साथ बदल गए। उनकी नजरें मिलीं, ऐसा लगा जैसे दोनों पक्षों के बीच अनगिनत राउंड की टक्कर हो चुकी हो। शिवम ने दीपांकर को ठंडे लहजे में देखा। उसकी आंखों में सतर्कता झलक रही थी। दूसरी ओर दीपांकर के चेहरे पर उलझन थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। दीपांकर, उसे मेरे लिए मार डालो अभी, इवान ने गुस्से में चिल्लाया जब उसने देखा कि दीपांकर ने कोई हरकत नहीं की। दीपांकर ने गहरी सांस ली और उसकी आंतरिक ऊर्जा तेजी से बढ़ने लगी। आंतरिक शक्ति ग्रैंड मास्टर का दबाव फिर से फूट पड़ा। इस जबरदस्त दबाव को महसूस करने के बाद इवान जोर से हंस पड़ा। एक आंतरिक शक्ति ग्रैंड मास्टर अब तुम्हें मारने के लिए काफी है, इवान ने पागलपन से चिल्लाया। शिवम ने इवान को नजरअंदाज किया। उसने दीपांकर को देखा और ठंडे लहजे में कहा, तुमने मेरे साथ विश्वासघात क्यों किया? दीपांकर के चेहरे पर दुख झलक रहा था। उसने दांत पीसकर कहा, मिस्टर शिवम, इवान ने मेरे बेटे उमेश को अगवा कर लिया है। अगर मैं उसका कहना नहीं मानता तो मेरा बेटा मर जाएगा। मैं पहले ही ईशांत को खो चुका हूँ। मैं उमेश को नहीं खो सकता। ये कहते हुए दीपांकर का चेहरा आंसुओं से भीग गया। वह जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और सुबकने लगा। मिस्टर शिवम, मुझे माफ कर दो। मैं निश्चित रूप से तुम्हारा बदला लूंगा। दीपांकर ने अपने आंसू पोंछे और गुस्से में कहा। पास में खड़ा इवान पागलपन से हंस रहा था। शाबाश, बकवास बंद करो, बस शिवम को मार डालो और मैं तुम्हारा बेटा तुम्हें लौटा दूंगा। उस समय तुम अभी भी पुणे के राजा बन सकते हो। पृथ्वी शैतान घाटी तुम्हारे सभी विरोधियों को चुपके से हटा देगी। करो। दीपांकर जमीन से उठ खड़ा हुआ। उसके शरीर से एक तेज हत्या की भावना फूटी। पुणे के सबसे बड़े मालिक के रूप में उसकी ताकत पर कोई शक नहीं था। एक गहरी ऊर्जा शिवम की ओर दबाव डाल रही थी। उसके दोनों हाथों पर आंतरिक शक्ति उमड़ रही थी। दीपांकर के हथेलियों पर एक अजीब सी रोशनी दिखाई दी। मिस्टर शिवम, मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे दोष नहीं दोगे, दीपांकर ने धीमे स्वर में बुदबुदाया। दीपांकर की आंतरिक ऊर्जा और भारी होती गई और एक दबाव की भावना उस पर दब रही थी। शिवम का चेहरा कुछ गंभीर हो गया। आखिरकार दीपांकर एक आंतरिक शक्ति ग्रैंड मास्टर था और उसकी ताकत को कम नहीं आंका जा सकता था। अगर उसने उस पर हमला किया तो शायद शिवम यहीं मर जाएगा। गड़गड़, दीपांकर ने अपनी हथेली लहराए और शिवम की ओर दबाव डाला। मिस्टर शिवम, उसी पल बाहर से एक जोरदार चीख सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा और जुनैद को दरवाजे पर हाँफते हुए खड़ा पाया। वह अपने हाथ में एक व्यक्ति को पकड़े हुए था। ये व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि उमेश था। दीपांकर जमीन पर पड़ा था, बिना हिले डुले, और ऐसा लग रहा था जैसे वह मर चुका हो। बेटा, उमेश को देखते ही दीपांकर तुरंत उसकी ओर लपका। उसने उमेश को गले लगाया और चिंतित होकर बोला, बेटा तुम्हें क्या हुआ? शिवम ने राहत की सांस ली। उसने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए उसने अरोड़ा परिवार की स्थिति की पहले से जांच की थी। फिर उसने समय से पहले अरोड़ा परिवार में जाकर उमेश के बालों का एक रेशा लिया। जिस तरह उसने मोनिका को ढूंढा था उसी तरीके से उसने उमेश का पता लगाया। फिर उसने जुनैद को उमेश को ढूंढने के लिए भेजा, जबकि वह अकेले भोज में शामिल होने आया। शुक्र है तुम समय पर पहुंच गए। शिवम को थोड़ा डर लगा। दीपांकर के उस थप्पड़ से शिवम निश्चित रूप से मर गया होता। शिवम, तुमने उमेश को कैसे ढूंढ लिया? इवान ने शिवम को देखा और उसकी आंखों में नाराजगी थी। शिवम ने हंसते हुए कहा, तुम्हें इससे क्या मतलब? पास में दीपांकर अभी भी उमेश के शरीर को गले लगा रहा था। उसे दुख दे रहा था कि उसने पाया कि उमेश अब सांस नहीं ले रहा था। इवान, तुमने मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत की। मैं तुम्हें मार डालूंगा। दीपांकर ने सिर उठाया और गुस्से में चिल्लाया। दुख और गुस्से की ताकत ने घर को हिलाकर रख दिया। इस भयानक हत्या के इरादे को महसूस करने के बाद इवान का चेहरा अचानक बदल गया। अरे नहीं, मेरी मौजूदा हालत में मेरे पास जवाबी हमला करने का कोई तरीका नहीं है, इवान ने मन ही मन सोचा। कमबख्त शिवम, तुम इसे याद रखना, मैं तुम्हें देर सबेर मार डालूंगा। इस नाजुक पल में इवान ने ताओ शान का शरीर छोड़ दिया और एक काली ऊर्जा की लकीर बनकर भाग गया। रुक, शिवम ने जल्दी से चिल्लाया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। गुस्से से अंधे हो चुके दीपांकर केवल इवान को थप्पड़ मारकर मारना चाहते थे, लेकिन उनके सामने अब इवान नहीं बल्कि ताओ शान था। हड़बड़ी में शिवम ने दांत पीसकर ताओ शान के सामने खड़े होकर रास्ता रोक लिया। संत शरीर तकनीक का दूसरा स्तर। शिवम ने गर्जना की और जल्दी से जादू शुरू किया। उसका शरीर तुरंत सुनहरा हो गया। उसने अपने शरीर से इस हमले को जबरदस्ती झेल लिया। धम्म, भयानक ताकत शिवम के शरीर पर टकराए। शिवम जहां खड़ा था वहां की जमीन तुरंत धंस गई और धूल उड़ने से सबकी नजरें धुंधली हो गईं। मिस्टर शिवम, जुनैद तुरंत घबरा गया और जल्दी से दौड़कर आया। यहां तक कि शिवम भी इस हमले को सहन नहीं कर सका। उसके शरीर का सुनहरा रंग टूट गया और खून ने लगभग उसका पूरा चेहरा ढक लिया। मिस्टर शिवम, जुनैद घबरा गया।
उसने शिवम के शरीर को गले लगाया और पागलपन से चिल्लाया, क्या चिल्ला रहे हो, मैं अभी मरा नहीं हूँ। जब जुनैद दुख और गुस्से में था, शिवम अचानक जमीन से उठ खड़ा हुआ। उसका शरीर थोड़ा अस्थिर था। जाहिर तौर पर इस हमले से शिवम को भी गंभीर चोट लगी थी। तुम ठीक हो? जुनैद ने घबराहट में पूछा। शिवम ने हाथ हिलाया, फिर उसने मुश्किल से अपने शरीर को हिलाया और दीपांकर की ओर चला। तुमने मुझे क्यों रोका? दीपांकर ने शिवम को गुस्से से घूरा और उसकी आंखों में आग थी। शिवम ने हाथ हिलाया और कहा, एवान पहले ही भाग चुका है। ये शरीर अब एक सख्त आदमी का है जिसका नाम ताओशान है। दीपांकर ने गुस्से में चिल्लाया, मैं दक्षिण पश्चिम जाऊंगा, मैं पृथ्वी शैतान घाटी को नष्ट कर दूंगा, जल्दबाजी मत करो। शिवम ने हाथ हिलाया। वह उमेश के पास गया और उसने अपना हाथ दीपांकर के सीने पर रखा। शिवम ने अपनी आखिरी आध्यात्मिक ऊर्जा उमेश के शरीर में डाल दी। फिर उसने अपना दूसरा हाथ उमेश के माथे पर रखा। काली ऊर्जा की बूंदें उमेश के शरीर में अवशोषित होने लगीं। कुछ देर बाद जमीन पर बेजान पड़ा उमेश अचानक खांसने लगा। इस खांसी को सुनकर दीपांकर के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। बेटा, दीपांकर दौड़कर गया और उमेश को गले लगाया। उसका झुर्रियों भरा चेहरा तुरंत आंसुओं से भीग गया। इस समय शिवम की ताकत पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। उसने धीमे स्वर में बुदबुदाया, शुक्र है उसे समय पर बचा लिया गया, वरना शायद वह मर गया होता। ये कहकर शिवम जोर से जमीन पर गिर पड़ा। मिस्टर शिवम, जुनैद ने तुरंत चिल्लाया। दीपांकर, ये सब तुम्हारी गलती है, तुमने मिस्टर शिवम को लगभग मार डाला। जुनैद ने दीपांकर को नफरत भरी नजरों से देखा। दीपांकर मुड़ा और शिवम की ओर घुटनों के बल बैठ गया। मिस्टर शिवम, मेरे बेटे को बचाने के लिए शुक्रिया। आज से मैं तुम्हारे आदेशों का पालन करूंगा, दीपांकर ने रोते हुए कहा। अगर पहले उसने शिवम के सामने डर की वजह से समर्पण किया था, तो अब ये सम्मान और आदर की वजह से था। शिवम पूरी रात बिस्तर पर पड़ा रहा। अगली सुबह तक उसका शरीर धीरे धीरे ठीक हुआ। अगले दिन शिवम विशाल बिस्तर से उछलकर उठा। उसने अपने शरीर को हिलाया और महसूस किया कि उसका पूरा शरीर दर्द कर रहा था। दीपांकर का हमला वाकई मुझे लगभग मार डाला, शिवम ने बुदबुदाया। जल्द ही दीपांकर उमेश के साथ अंदर आया। मिस्टर शिवम, तुम जाग गए, दीपांकर ने झुककर कहा। शिवम ने आंखें घुमाई और बोला, मैं लगभग जाग ही नहीं पाता। दीपांकर को थोड़ा अपराध बोध हुआ। उसने बार बार शिवम को झुककर प्रणाम किया। फिर दीपांकर ने उमेश को देखा और डांटा, जल्दी से अपने उद्धारकर्ता को धन्यवाद दो। उमेश ने शिवम को घूरा और कुछ नाराजगी के साथ कहा, थैंक यू। ठीक से बोलो, दीपांकर ने डांटा। शिवम ने हाथ हिलाया और कहा, छोड़ो, कोई बड़ी बात नहीं, इसे दिल पर मत लो। दीपांकर ने मुंह खोला, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। अगर और कुछ नहीं है तो मैं पहले हुई को हूँ। शिवम बिस्तर से उठा और बोला। दीपांकर ने जल्दी से पूछा, तुम पहले से ही जा रहे हो? हाँ, मेरा समय कीमती है, इसे बर्बाद नहीं कर सकता, शिवम ने बुदबुदाया। दीपांकर के पास शिवम को पुणे से विदा करने के अलावा कोई चारा नहीं था। इस बिंदु पर शिवम को अचानक कुछ सूझा। वह मुड़ा और दीपांकर को देखकर मुस्कुराया। एक दिन मैं खुद पृथ्वी शैतान घाटी को नष्ट कर दूंगा। ये कहकर शिवम मुड़कर चला गया। वह मूल रूप से बानेर जाना चाहता था, लेकिन फिर उसने पहले जयपुर लौटने का फैसला किया। आखिरकार वह उसका गृहनगर था और उसे वहां वास्तव में अपनापन महसूस होता था। कार सड़क पर तेजी से दौड़ी और जल्द ही जयपुर पहुंच गई। और आज ड्रैगन पैराडाइज विला के प्रवेश द्वार पर एक अनचाहा मेहमान आया था। एक मेबैक सेडान प्रवेश द्वार पर खड़ी थी। मुंबई की लाइसेंस प्लेट से पता चलता था कि आगंतुक का रुतबा असाधारण था। एक युवक ने विला का दरवाजा तोड़कर शिवम के घर में प्रवेश किया। वह ऐसे व्यवहार कर रहा था जैसे वहां कोई नहीं हो, जैसे वह घर का मालिक हो। युवक शिवम के बेडरूम में खड़ा था। उसने सिर उठाया और दीवार पर टंगी समूह तस्वीर को देखा। उसका चेहरा और ठंडा हो गया। जब उसने दीवार पर मोनिका और शिवम की अंतरंग तस्वीर देखी तो युवक का पूरा शरीर कांपने लगा। ये कमीना, युवक ने धीमे स्वर में गर्जना की। उसकी आंखें खून से लाल थीं और उसके सीने में गुस्सा भड़क रहा था। यंग मास्टर, पास में खड़े व्यक्ति ने कांपते हुए पुकारा। युवक ने गहरी सांस ली। उसने हाथ उठाया और इन तस्वीरों को मिटाने वाला था। उसी पल बाहर से इंजन की आवाज आई। बगल में देखने पर उसने एक ऑडी 7 रुपए को अंदर आते देखा। युवक का चेहरा ठंडा हो गया और वह तुरंत मुड़कर बाहर चला। उसका अनुचर करीब से पीछे चल रहा था। आंगन में शिवम ने मुंबई की लाइसेंस प्लेट वाली कार को देखा और उसकी आंखों में उत्साह की चमक आई। मोनिका यहाँ है, शिवम ने फुसफुसाया। ये सोचकर वह जल्दी से कमरे में दौड़ा। हालांकि जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंचा, शिवम इस युवक से टकरा गया। इस युवक का शरीर बेहद सख्त था और ऐसा लगा जैसे वह दीवार से टकरा गया हो। शिवम ने सिर उठाकर इस युवक को देखा और भौहें सिकोड़कर पूछा, तुम कौन हो?
युवक ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया। इसके बजाय वह हंसते हुए बोला, पुणे का राजा। बहुत प्रभावशाली। शिवम को इस युवक की पहचान समझ नहीं आई, इसलिए उसने विनम्रता से कहा, वह सब अफवाहें हैं। मैं तो बस एक साधारण नागरिक हूँ। तुम्हें पता है कि यह अफवाह है। युवक का चेहरा ठंडा था। तुम्हें पता है कि तुम बस एक साधारण नागरिक हो। फिर युवक जोर से चिल्लाया। इस पल शिवम का चेहरा धीरे धीरे ठंडा हो गया। ये बहुत साफ था कि यह व्यक्ति दोस्त नहीं, दुश्मन था। तुम आखिर हो कौन? शिवम ने एक कदम पीछे लिया और ठंडे लहजे में पूछा। ये यंग मास्टर नील है, मुंबई के भट्ट परिवार का सबसे बड़ा बेटा। उसके पास खड़े अनुचर ने जोर से चिल्लाया। शिवम ने हल्के से भौहें सिकोड़ी। मुंबई का भट्ट परिवार, उसने इसके बारे में पहले कभी क्यों नहीं सुना? मुझे भट्ट परिवार के बारे में कुछ नहीं पता। तुम यहाँ आखिर कर क्या रहे हो? शिवम ने भौहें सिकोड़कर कहा। तुम्हें भट्ट परिवार के बारे में नहीं पता? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये सुनकर पास में खड़ा अनुचर तुरंत गुस्से में आ गया। वह कुछ करने वाला था, लेकिन नील ने उसे रोक दिया। तुम जैसे साधारण लोगों का भट्ट परिवार के बारे में न जानना सामान्य है, नील ने उदासीनता से कहा। मैं तुम्हें बस इतना बता देता हूँ कि भट्ट परिवार राठौर परिवार के बराबर है। इतना काफी है। राठौर परिवार के बराबर। भट्ट परिवार का रुतबा वाकई बड़ा था। शिवम ने भौहें सिकोड़ी और कहा, मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें जानता हूँ। नील ने आंखें सिकोड़ी और बोला, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम पुणे का एक नीच साधारण इंसान हो, फिर भी तुम राठौर परिवार की बेटी को हासिल करने की हिम्मत करते हो। कितना बड़ा पाप! ये सुनकर शिवम को सब समझ आ गया। वह शायद उसका प्रेम प्रतिद्वंद्वी था। शिवम ने मुस्कुराकर कहा, मिस मोनिका और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं। इसमें क्या गलत है? नील ने हंसते हुए कहा, तुम जैसे नीच साधारण इंसान मिस मोनिका के लायक कैसे हो सकते हो? शिवम ने भौहें सिकोड़ी और कहा, महाशय, मैं वाकई एक साधारण इंसान हूँ, लेकिन तुम्हारा ये संबोधन थोड़ा असभ्य नहीं है? असभ्य? नील ने जोर से हंसा। क्या एक साधारण इंसान को भी सम्मान चाहिए? नील ने आंखें सिकोड़कर कहा। शिवम का चेहरा धीरे धीरे ठंडा हो गया। उसने गहरी सांस ली और अपने गुस्से को दबाते हुए कहा, कृपया तुरंत यहाँ से चले जाओ। मेरे घर में तुम्हारा स्वागत नहीं है। अच्छा। नील ने भौहें उठाईं। वह शिवम को बिल्कुल गंभीरता से नहीं ले रहा था। इसके बजाय उसने अकड़कर कहा, तुम बस एक साधारण इंसान हो, फिर भी तुम रंग से राजा बनना चाहते हो। तुम्हें पता है कि बराबरी का रिश्ता क्या होता है? नहीं पता, शिवम ने ठंडे चेहरे के साथ कहा। मुझे बस इतना पता है कि मुझे मोनिका पसंद है और मोनिका को मैं। ये काफी है। रुतबे की बात है तो मुझे यकीन है कि एक दिन मैं मिस मोनिका के लायक बन जाऊंगा। इन कुछ शब्दों ने नील को पूरी तरह भड़का दिया। उसके शरीर से डरावनी आंतरिक ऊर्जा की लहरें फूटीं। एक दबाव की भावना निकली। शिवम का चेहरा बदल गया। नील की ताकत कल्पना से परे थी। उसने पहले कभी ऐसा कुछ महसूस नहीं किया था, यहाँ तक कि दीपांकर में भी नहीं। तुम सचमुच सोचते हो कि तुम मिस मोनिका के साथ रहने के काबिल हो? नील ने आंखें सिकोड़कर कहा। पुराने मास्टर राठौर के अलावा पूरे राठौर परिवार में कोई तुम्हारा समर्थन नहीं करता। अब पुराने मास्टर राठौर जिंदा हैं, इसलिए वह फैसला ले सकते हैं। लेकिन पुराने मास्टर राठौर के मरने के बाद क्या होगा? मैंने किसी से भविष्यवाणी करवाई है। पुराने मास्टर राठौर की उम्र अब ज्यादा से ज्यादा 2 साल है। उस समय तुम्हें मिस मोनिका से शादी करने का क्या हक होगा? नील के शब्दों को सुनकर शिवम का चेहरा थोड़ा बदल गया। उसने गहरी सांस ली और बोला, मैं अभी वाकई मिस मोनिका के लायक नहीं हूँ। राठौर परिवार को मुझ पर हक है, लेकिन मुझे यकीन है कि जल्द ही मैं निश्चित रूप से मिस मोनिका से शादी करने के काबिल हो जाऊंगा। शिवम ने न तो दब्बूपन में और न ही अहंकार में कहा। नील को ये सुनकर ऐसा लगा जैसे उसने दुनिया का सबसे बड़ा मजाक सुना हो। नीचे रहने वाले लोग वाकई दयनीय हैं। पुणे में थोड़ी सी शोहरत ने तुम्हारी आंखें अंधी कर दी हैं। नील ने मजाक उड़ाया। क्या तुम सचमुच खुद को जीनियस समझते हो? मुंबई में तुम जैसे लोग बहुत हैं। नील ने गुस्से में चिल्लाया। शिवम ने ठंडे लहजे में कहा, मुझे खुद पर बहुत भरोसा है। भरोसा? नील का चेहरा ठंडा हो गया। ठीक है, मैं आज तुम्हारा भरोसा तोड़ दूंगा। एक विस्फोटक चीख के बाद नील ने एक कदम आगे बढ़ाया। भयानक दबाव ने तुरंत शिवम की हड्डियों से चटकने की आवाज निकाली। शिवम के माथे पर पसीने की परतें छा गईं, यहाँ तक कि उसकी शारीरिक गतिविधियां भी दब गई थीं। मैं तुम्हें आज बताऊंगा कि कचरा बस कचरा होता है। नील ने अपनी मुट्ठी उठाई और उसे लहराया। शिवम ने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। उसने तुरंत अपनी संत शरीर तकनीक और प्राचीन पवित्र मुट्ठी को सक्रिय किया और उसका सामना किया। शिवम ने शुरू से ही अपनी सारी तुरुप की चालें इस्तेमाल की। ये दिखाता था कि शिवम कितना सतर्क था। धम्म, दोनों मुट्ठियां टकराईं, जिससे एक बड़ा विस्फोट हुआ। शिवम की मुट्ठियों पर सुनहरी रोशनी सीधे टूट गई। बस एक साधारण मूके ने शिवम की तुरुप की चाल को चकनाचूर कर दिया। धम्म, एक और मूके के साथ शिवम का शरीर उड़ गया।
आंतरिक शक्ति लगभग तुरंत ही शिवम के पूरे शरीर में फैल गई। केवल मुट्ठी घायल हुई थी, लेकिन शिवम साफ तौर पर महसूस कर सकता था कि उसका पूरा शरीर घायल हो गया था। पुणे का राजा, बस इतना ही, नील ने हंसते हुए कहा। शिवम ने दांत पीसे। वह जमीन से उठना चाहता था, लेकिन उसने पाया कि उसमें बिल्कुल ताकत नहीं थी। नील शिवम के सामने चला और उसने शिवम के सिर पर पैर रख दिया। ये दुनिया तुम जैसे साधारण लोगों के समझने की चीज नहीं है, नील ने ठंडे लहजे में कहा। यहाँ तक कि तुम्हारी तुरुप की चाल को मैंने आसानी से कुचल दिया। तुम्हें मुझसे लड़ने का क्या हक है? अगर मैं तुम्हें मारना चाहूं तो मैं अभी तुम्हें कुचल सकता हूं। शिवम ने बेतहाशा संघर्ष किया, लेकिन उसका शरीर हिल नहीं सका। नील के पैर शिवम के शरीर पर घूमे। उसने आंखें सिकोड़कर कहा, कचरा, हार मान लो। चाहे तुम्हारी पहचान हो, पृष्ठभूमि हो, या फिर तुम्हारा सबसे गर्व करने वाला टैलेंट, मेरे सामने ये कुछ भी नहीं है। शिवम ने नील को घूरा। उसने दांत पीसकर कहा, तुम आज जहां हो, वह सिर्फ तुम्हारे परिवार के संसाधनों की वजह से है। अगर तुम मेरी तरह होते, जिसके पास जन्म से कुछ भी नहीं था, तो तुम शायद मुझसे भी बदतर होते। मैंने सिर्फ 6 महीने में कुछ न होने से यहाँ तक का सफर तय किया। और तुम, मुंबई के बड़े परिवारों के अंतहीन संसाधनों के साथ बस एक आंतरिक शक्ति ग्रैंड मास्टर हो। हम में से कौन कचरा है? शिवम को नील से जरा भी डर नहीं था। उसने उसे और भड़काया। इसने नील को थोड़ा दिलचस्पी दी। उसने शिवम को देखा और उदासीनता से कहा, कई समय से कोई चींटी मुझ पर चिल्लाने की हिम्मत नहीं कर पाया। नील के आसपास लगभग हर कोई उसकी आज्ञा मानता था। उनमें से कौन मुंबई में बड़ा शॉट नहीं था, लेकिन शिवम, एक नीचे रहने वाला कीड़ा, उसका विरोध करने की हिम्मत कर रहा था। कितना दिलचस्प! नील जोर से हंस पड़ा। उसने शिवम को देखा और बोला, मैं पहाड़ की चोटी पर पैदा हुआ हूँ। मेरे एक शब्द से तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। तुम एक कीड़ा हो, तो आखिर तुम्हें यह आत्मविश्वास कहाँ से मिलता है? शिवम जमीन से उठ खड़ा हुआ। उसने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा और ठंडे लहजे में कहा, मुझे तुम्हारा यह ऊंचा रवैया पसंद नहीं, और मुझे तुम्हारा हम नीचे वालों को तुच्छ समझने का रवैया भी पसंद नहीं। क्या तुम सचमुच सोचते हो कि तुम अजय हो? समय बदलने पर कितने परिवार ढह गए हैं। तुम्हारा नाम नील है ना? 1 साल से कम समय में मैं मुंबई जाऊंगा और शादी का प्रस्ताव रखूंगा। मुझे उम्मीद है कि तुम और मैं फिर से लड़ सकते हैं। शिवम के शब्द न तो दब्बूपन में थे और न ही अहंकार में, लेकिन इसने नील को हंसी से लोटपोट कर दिया। हा, ये वाकई बहुत मजेदार है, बहुत मजेदार। नील ने पागलपन से हंसा। सुना तुमने, एक चींटी मुझे चुनौती दे रही है। नील ने सिर हिलाया। शिवम ने हंसते हुए कहा, हंसने की जरूरत नहीं, बस बोलो, तुम हिम्मत करते हो या नहीं? नील ने आंखें सिकोड़ी। उसने शिवम को ठंडे लहजे में देखा और बोला, यह नहीं कि मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे लगता है कि तुम इसके लायक नहीं हो। मेरे पैर उठाने से कुचल जाने वाला कीड़ा मुझे चुनौती देने का हक कैसे रखता है? नील को ये सब जितना सोचने में मजा आ रहा था, उतना ही यह अवास्तविक लग रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई चींटी उसकी तरह उसे उकसाने की हिम्मत करेगा। तो इसका मतलब है कि तुम में हिम्मत नहीं है, शिवम ने हंसते हुए कहा। लगता है तुम्हें भट्ट परिवार के संसाधनों और अपनी प्रतिभा पर इतना भरोसा नहीं है, शिवम ने हंसते हुए कहा। नील ने आंखें सिकोड़ी। उसने शिवम को ठंडे लहजे में देखा और बोला, तुम मुझे उकसा रहे हो। बहुत अच्छे, तुम कामयाब हुए। 1 साल बाद मैं मुंबई में तुम्हारा इंतजार करूंगा। मैं मिस मोनिका के सामने तुम जैसे कीड़े को खुद कुचलूंगा। इस बिंदु पर नील रुका। उसने जुनैद को देखा और उदासीनता से कहा, उस समय तुम्हारे आसपास का हर व्यक्ति मर जाएगा। शिवम का चेहरा ठंडा हो गया और उसके दिल में गुस्सा भड़क उठा। ये तथाकथित बड़े लोग साधारण लोगों को बिल्कुल गंभीरता से नहीं लेते थे। ऐसा लगता था जैसे वे किसी की जिंदगी या मौत को आसानी से तय कर सकते थे। नील, ये तय रहा। शिवम ने गहरी सांस ली। मुंबई में मिलते हैं। अगर मैं जीता तो मैं भट्ट परिवार को नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम जैसे तथाकथित बड़े लोगों और नीली रक्त वाली ताकतों को, जो दूसरों की जिंदगियों से खेलते हैं, मार डालूंगा। शिवम ने ठंडे लहजे में कहा। नील हंसते हुए लोटपोट हो गया। तुम मेरे द्वारा देखा गया सबसे साहसी कीड़ा हो, नील ने हंसते हुए कहा। चिंता मत करो, जब तुम मुंबई जाओगे, मैं मिस मोनिका को प्रस्ताव दूंगा और तुम्हें उसी समय मार डालूंगा। नील का लहजा उदासीन था, जैसे वह एक इंसान को नहीं, बल्कि एक चींटी को मारने जा रहा हो। चलो फिर, नील अपने अनुचरों के साथ जाने के लिए मुड़ा। अरे हाँ, मैं एक बात भूल गया। इस पल नील को जैसे कुछ याद आया। वह मुड़ा और हल्के से हाथ लहराया। एक तेज ताकत तुरंत शिवम के घर की ओर बढ़ी। धम्म, बस एक साधारण प्रहार से शिवम के सामने का घर ढह गया। मुझे सचमुच वे तस्वीरें देखना पसंद नहीं था, नील ने ठंडे लहजे में हंसते हुए कहा। तस्वीरें? शिवम की आंखें अचानक फैल गईं। गुस्से ने उसे लगभग अपनी समझ खोने पर मजबूर कर दिया। उसने अपनी मुट्ठियां कसकर भींची और वह किसी भी पल हमला करने को तैयार था।
लेकिन आखिर में शिवम ने खुद को रोक लिया। वह अच्छी तरह जानता था कि वह अभी नील का मुकाबला नहीं कर सकता। शिवम ने लंबी सांस छोड़ी। उसने नील की ओर ठंडे लहजे में देखा और उसकी आंखों में ठंडक की चमक थी। नील, तुम हमेशा उस जगह पर नहीं रहोगे, शिवम ने ठंडे लहजे में कहा। पास में खड़े जुनैद तेजी से पास आए। उसने गहरी सांस ली और धीमे स्वर में कहा, मिस्टर शिवम, नील बहुत डरावना है। उसके शरीर का दबाव मुझे हिलने भी नहीं दे रहा था। शिवम ने जुनैद को देखा और कुछ नहीं कहा। नील की ताकत वाकई कल्पना से परे थी। यह उमंग द्वारा लाए गए दबाव से भी ज्यादा थी। घर नष्ट हो गया था और दीवार पर टंगी तस्वीरें सब काले पाउडर में बदल गई थीं। इसने शिवम के दिल को बहुत दुख पहुंचाया और नील के प्रति उसकी नफरत और गहरी हो गई। साथ ही इसने शिवम को मुंबई के युवा मास्टर्स और उसके बीच के अंतर को स्पष्ट रूप से महसूस कराया। चलो, शिवम ने अपनी समझदारी वापस पाई। वह मुड़ा और कार में बैठ गया। मिस्टर शिवम, हम अब कहाँ जा रहे हैं? जुनैद ने पूछा। बानेर, शिवम ने उदास स्वर में कहा। ठीक है, जुनैद ने और कुछ नहीं कहा। उसने एक्सीलरेटर शुरू किया और बानेर की ओर तेजी से बढ़ा। हाईवे पर दोनों ऑडी 7 रुपए ने गर्जन की आवाजें निकालीं। बेहद तेज गति ने हाईवे पर लोगों का ध्यान खींचा। शिवम कार में अपनी आंखें बंद करके बैठा था। वह अपने शरीर में आंतरिक ऊर्जा को महसूस कर सकता था और भौहें सिकोड़ने से खुद को रोक नहीं सका। वह स्पष्ट रूप से 7वें स्तर की नींव स्थापना चरण की सीमा तक पहुंच चुका था, लेकिन वह इसे तोड़ नहीं सका। इस पल कार अचानक रुक गई। शिवम का सिर कार की अगली सीट से टकरा गया। क्या हो रहा है? शिवम ने भौहें सिकोड़ी। जुनैद कुछ कह पाता उससे पहले उसने एक BMW M3 को उनके साथ साथ चलते देखा। ये BMW M3 स्पष्ट रूप से संशोधित थी। ये बहुत चमकदार थी। मिस्टर शिवम, ये कार जानबूझकर हमसे टकरा रही है, जुनैद ने भौहें सिकोड़कर कहा। शिवम ने बाहर की ओर देखा और हाथ हिलाया। शायद कुछ अमीर बच्चे हों, इन्हें नजरअंदाज करो। हाँ, जुनैद ने सिर हिलाया। उसने जानबूझकर गति धीमी की और M3 को पहले जाने दिया। उसने सोचा कि मामला यहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि टोल स्टेशन पर पहुंचने पर M3 वास्तव में शिवम का इंतजार कर रही थी। शिवम की कार को देखते ही ठग जैसे कपड़े पहने 2 युवक आए। उन्होंने कार का दरवाजा खटखटाया और उकसाते हुए बोले, क्या अब डर गए? इतना धीमा क्यों चला रहे हो? RS7 क्यों चला रहे हो? जुनैद का चेहरा बदल गया और वह चिल्लाया, मुसीबत मत मोल लो। इतनी जल्दी घबरा गए? युवक ने हंसते हुए कहा। इतने गुस्से में हो, बाद में हमें पकड़ने की कोशिश करना, वरना हम तुम्हें हाईवे से उतरने नहीं देंगे। दोनों युवक ठंडे लहजे में हंसे और अपनी कार में लौट गए। जुनैद ने दांत पीसे। उसने शिवम को देखा और शिवम के आदेश का इंतजार किया। शिवम बस उनके स्तर तक नहीं उतरना चाहता था। उसने जुनैद को हाथ हिलाकर इशारा किया कि उन्हें नजरअंदाज कर दे। हालांकि जुनैद गुस्से में था, उसे सहन करना पड़ा। लगता है ये कार मुसीबत को आकर्षित करती है, शिवम ने मन ही मन सोचा। कार ने टोल स्टेशन पार किया और एक और हाईवे पर प्रवेश किया। दोनों युवक अभी भी सड़क पर इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने शिवम को देखा, उन्होंने एक्सीलरेटर दबाया और तेजी से निकल गए। जुनैद भी एक गर्मजोशी वाला युवक था। वह मूल रूप से उनका पीछा करना चाहता था, लेकिन शिवम के आदेश की वजह से वह केवल उनके पीछे चुपचाप चला। कार धीरे धीरे सड़क पर चली। शिवम ने अपनी आंखें बंद की और हल्के से सांस ली। दुर्भाग्य से जैसे ही उसने आंखें बंद की, नील का अहंकारी चेहरा उसके दिमाग में आ गया। नील, शिवम ने दांत पीसकर कहा। इस पल कार अचानक रुक गई। शिवम का सिर फिर से अगली सीट से टकरा गया। कमबख्त, शिवम गाली देने वाला था कि उसने खिड़की के बाहर का दृश्य देखा। कार को उन 2 युवकों ने रोक लिया था। उन्होंने अहंकारी चेहरों के साथ कार के सामने रास्ता रोक रखा था। ये खत्म नहीं हुआ। शिवम ने आंखें सिकुड़ी और थोड़ा अधीर हो गया। उसने कार का दरवाजा खोला और बाहर निकला। दोनों युवक M3 के सामने खड़े थे और जुनैद को अहंकार से देख रहे थे। क्या अब डर गए? पीले बालों वाला एक युवक हंसते हुए बोला। कछुए की तरह चला रहे हो? टालमटोल क्यों कर रहे हो? डर गए? दूसरा युवक भी चिल्लाया। जुनैद ने दांत पीसे। उसने अपने गुस्से को दबाया और बोला, हम तुम्हारे साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करना चाहते। और कार में बैठा व्यक्ति पुणे का मशहूर राजा शिवम है। उसने सोचा कि पुणे के राजा का नाम लेने से वह उन्हें डरा देगा, लेकिन अप्रत्याशित रूप से इस उपाधि को सुनकर वे और उत्साहित हो गए। पुणे का राजा, मैं इसे पहले से ही देखना चाहता था, पीले बालों वाले ने चेहरा बनाकर कहा। तुम हर दिन इंटरनेट पर हाइप किए जाते हो और कुछ स्पेशल इफेक्ट से लोगों को बेवकूफ बनाते हो। अगर तुम में दम है तो अब आजमा लो। मैं अभी किसी को बुलाता हूँ। तुम में हिम्मत है? पीले बालों वाला हंसते हुए बोला। शिवम अधीर हो गया। वह एक कदम आगे बढ़ा और पीले बालों वाले को ठंडे लहजे में देखकर बोला, तुम्हारा हो गया। हाँ, तुम पुणे का राजा हो, वही जो ज्यादा हाइप किया जाता है और सिर्फ डींगे मारता है।
चलो बताओ तुम किस मीडिया कंपनी से हो, पीले बालों वाला हंसते हुए बोला। उसके पास खड़ा युवक भी चिल्लाया, अगर तुम में दम है तो आजमा लो, वरना तुम इंटरनेट पर एक वीडियो डालकर कहो कि तुम मेरा छोटा भाई हो। हाँ, उन्हें पता चले कि असली राजा कौन है, पीले बालों वाला हंसते हुए बोला। शिवम ने उन्हें देखा और ठंडे लहजे में कहा, मैं रास्ते में हूँ, अभी रास्ता छोड़ दो। पीले बालों वाला हंसते हुए बोला, मेरी बात समझ नहीं आई, तुम हमें रास्ता छोड़ने को कह रहे हो, तुम अपने आप को क्या समझते हो। शिवम ने कुछ नहीं कहा, वह एक कदम आगे बढ़ा और उसने पीले बालों वाले को एक थप्पड़ जड़ दिया। हालांकि उसने ताकत कम रखी, लेकिन इस थप्पड़ ने पीले बालों वाले को 360 डिग्री घुमा दिया और वह जमीन पर गिर पड़ा। मुसीबत मत मोल लो, शिवम ने उन्हें देखा और ठंडे लहजे में कहा। पीले बालों वाले के पास खड़ा युवक इतना डर गया कि उसमें कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। जब वह होश में आया तब तक शिवम कार चलाकर जा चुका था। ... पीले बालों वाले के उत्पात के बिना यात्रा बहुत तेज हो गई। जल्द ही दोनों बानेर पहुंच गए। यहाँ का विला पहले से ही घेरा हुआ था। जैसे ही वे दरवाजे में दाखिल हुए, वहां एक बड़ा स्वतंत्र स्थान था। शिवम ने गहरी सांस ली और आसपास की हल्की आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस किया। उसने धीमे स्वर में बुदबुदाया, अगर मैं यहाँ एक आध्यात्मिक ऊर्जा एकत्र करने वाला चक्र बनाऊं तो ऊर्जा निश्चित रूप से कई गुना घनी होगी। उसने समय बर्बाद नहीं किया, उसने तुरंत सामग्री निकाली और चक्र बनाना शुरू किया। आध्यात्मिक ऊर्जा एकत्र करने वाला चक्र कल्टीवेटर्स के लिए सबसे बुनियादी चक्र माना जाता था। हालांकि यह प्राकृतिक आध्यात्मिक ऊर्जा एकत्र करने वाले चक्र से तुलना नहीं कर सकता था, फिर भी यह साधारण कल्टीवेटर्स के लिए उपयोगी था। जब तक शिवम ने चक्र बनाया तब तक रात हो चुकी थी। तारों भरे आकाश को देखते हुए शिवम ने बुदबुदाया, पता नहीं इस बार मैं ब्रेक थ्रू कर पाऊंगा या नहीं। वह जमीन पर सलेटी मुद्रा में बैठ गया और अपनी आंखें बंद करके नींव स्थापना चरण के 7वें स्तर तक ब्रेक थ्रू करने की तैयारी करने लगा। दुर्भाग्य से इस बार वह ब्रेक थ्रू करने में असफल रहा। वह 7वें स्तर तक पहुंच चुका था, लेकिन वह इसे तोड़ नहीं सका। शिवम जमीन से उठ खड़ा हुआ और बेबसी से बोला, लगता है मुझे अभी भी एक सौभाग्यशाली घटना की जरूरत है। अगर मैं बंद दरवाजों के पीछे रहा तो मैं कभी 7वें स्तर तक नहीं पहुंच पाऊंगा। इस अवधि के दौरान शिवम ने लगभग सारा समय कल्टीवेशन में बिताया। शायद उसे सही समय पर सामाजिक दुनिया में प्रवेश करना चाहिए। अगले कुछ दिनों में शिवम ने इस आध्यात्मिक ऊर्जा एकत्र करने वाले चक्र में एक बड़ा सब्जी बाग बनाया। साधारण सब्जी बागों से अलग यहाँ की फसलें सभी जड़ी बूटियां थीं। आध्यात्मिक ऊर्जा एकत्र करने वाले चक्र के समर्थन से जड़ी बूटियों की वृद्धि दर कई गुना तेज थी। तेज धूप में शिवम ने कुदाल लहराए और इतना थक गया कि वह पसीने से तरबतर हो गया। मिस्टर शिवम, तुमने सब्जियां क्यों लगाईं? जुनैद ने बुदबुदाया। शिवम ने अपने माथे का पसीना पोंछा और बोला, कभी कभी सब्जियां लगाना भी एक तरह का कल्टीवेशन है। मुझे समझ नहीं आया। जुनैद ने सिर हिलाया और बहुत उलझन में दिखा। शिवम ने मुस्कुराकर कहा, हर किसी का कल्टीवेशन का रास्ता अलग होता है। केवल अपने रास्ते को खोजने से तुम कामयाब हो सकते हो। जुनैद उलझन में था और उसे कुछ समझ नहीं आया। शिवम ने और कुछ नहीं कहा। उसने सिर उठाकर सूरज को देखा और फुसफुसाया, रास्ता? मेरा अपना रास्ता क्या है? कुछ दिनों की खोज के बाद विला का आधा से ज्यादा हिस्सा सब्जी बाग बन गया था। मूल रूप से अच्छा विला इस तरह हो गया, जुनैद ने बुदबुदाया। शिवम काफी संतुष्ट था। स्वस्थ रूप से बढ़ रही इन जड़ी बूटियों को देखकर शिवम के चेहरे पर संतुष्टि थी। अगले दिन दोपहर में शिवम ने हमेशा की तरह खोज जारी रखी। इस पल उसका फोन अचानक बजा। उसने फोन उठाया और देखा कि कॉलर रघुनाथ था। शिवम एक तरफ चला गया और फोन उठाया। क्या बात है? शिवम ने पूछा। दूसरी ओर रघुनाथ ने उदास स्वर में कहा, मिस्टर शिवम, मैंने कैफ को बोलने पर मजबूर कर दिया है। शिवम ने सहमति जताई और रघुनाथ को आगे बोलने का इशारा किया। रघुनाथ ने उदास स्वर में कहा, उसके साथ सहयोग करने वाला जम्मू क्षेत्र में दवा का राजा के रूप में जाना जाने वाला जगन्नाथ है। जगन्नाथ? शिवम ने हल्के से भौहें सिकोड़ी। शिवम ने पहले कभी इस नाम को नहीं सुना था। दूसरी ओर रघुनाथ ने समझाया, इस दवा के राजा ने अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी दुनिया की यात्रा में और जड़ी बूटियां इकट्ठा करने में बिताई है। उसके पास अनगिनत शीर्ष जड़ी बूटियां हैं। जगन्नाथ ने कैफ के साथ जो जड़ी बूटियां सौदे में दी, वे जगन्नाथ के पास दोषपूर्ण चीजें थीं। शिवम हैरान रह गया। दशकों के औषधीय प्रभाव वाली जड़ी बूटियां दोषपूर्ण चीजें मानी जाती थीं। जगन्नाथ के पास कितनी शीर्ष जड़ी बूटियां थीं कि वह इतना उदार हो सकता था? क्या मुझे उसका संपर्क मिल सकता है? शिवम ने भौहें सिकोड़कर पूछा। दूसरी ओर रघुनाथ ने मुस्कुराकर कहा, जगन्नाथ हाल ही में पुणे में है। मैंने तुम्हारे लिए पहले से ही मुलाकात तय कर दी है। वह बानेर में है। शिवम तुरंत खुश हो गया और तुरंत प्रशंसा की, शाबाश। इसके बाद रघुनाथ ने पता और समय शिवम को भेज दिया।
समय दोपहर का था और स्थान क्षेत्र का सबसे बड़ा रेस्तरां था, जिसका नाम यह वाइनरी था। दोपहर में शिवम ने सामान समेटा और जाने की तैयारी की। जाने से पहले शिवम ने याद दिलाया, बगीचे की जड़ी बूटियों का ध्यान रखना, बाद में पानी देना मत भूलना। जानता हूँ। जुनैद ने अधीरता से हाथ हिलाया। फिर शिवम यह वाइनरी के लिए रवाना हो गया। वाइनरी के एक छोटे निजी कमरे में 3 लोग बैठे थे। उनमें से एक बूढ़ा आदमी था और बाकी 2 युवक थे। मास्टर, क्या आपको सचमुच लगता है कि शिवम इतना काबिल है? एक युवक ने भौहें सिकोड़कर पूछा। जगन्नाथ ने उदास स्वर में कहा, मुझे ऐसा लगता है। मैं दीपांकर को अच्छी तरह जानता हूँ। वह अपने परिवार की प्रतिष्ठा को बहुत महत्व देता है। अगर शिवम में काबिलियत नहीं होती तो वह उसे कभी स्वेच्छा से समर्पण नहीं करता। मुझे फिर भी नहीं लगता। दूसरे युवक ने हंसते हुए कहा, मास्टर, मैंने सुना है कि शिवम का राठौर परिवार के साथ खास रिश्ता है। और उस समय मोनिका खुद आई थी और दीपांकर से उसे छोड़ने को कहा था। मुझे लगता है कि दीपांकर शायद राठौर परिवार से डरता है। जगन्नाथ ने कुछ नहीं कहा। उसने अपनी ठुड्डी रगड़ी और थोड़ा सोचकर सिर हिलाया और बोला, हाँ, ये वाकई संभव है। उसे मिलने के बाद बात करते हैं। दोनों ने और कुछ नहीं कहा। वे बस वहां बैठे और चुपचाप इंतजार करने लगे। कुछ मिनट बाद शिवम ने दरवाजा खोलकर प्रवेश किया। शिवम को देखते ही दोनों शिष्यों ने और ज्यादा भौहें सिकोड़ लीं। उसकी ऊर्जा से देखकर शिवम केवल एक आंतरिक शक्ति मास्टर हैंड्स था। वह ग्रैंड मास्टर भी नहीं था। वह दीपांकर को, जो एक आंतरिक शक्ति ग्रैंड मास्टर था, कैसे हरा सकता था? यहाँ तक कि जगन्नाथ को भी शक हुआ। एक आंतरिक शक्ति मास्टर हैंड्स का आंतरिक शक्ति ग्रैंड मास्टर को हराना असंभव था, भले ही वह जीनियस हो। क्या सचमुच शिवम की ख्याति बेकार थी? तुम ही दवा के राजा मिस्टर जगन्नाथ होंगे। शिवम ने पहल की और जगन्नाथ से हाथ मिलाया। जगन्नाथ ने सिर हिलाया। दोनों ने हाथ मिलाया और शिवम बैठ गया। कुछ औपचारिकताओं के बाद जगन्नाथ ने कुछ चापलूसी के साथ कहा, मिस्टर शिवम, तुमने इतनी कम उम्र में इतना कुछ हासिल कर लिया है। ये वाकई हमें हैरान करता है। शिवम ने हाथ जोड़े और कहा, मिस्टर जगन्नाथ, तुम मजाक कर रहे हो। तुम्हारे सामने मेरी उपलब्धियां कुछ भी नहीं हैं। पास में बैठे एक शिष्य ने हंसकर कहा, मिस्टर शिवम, मैंने सुना है कि तुम्हारी ताकत असाधारण है। यहाँ तक कि दीपांकर भी तुमसे हार गया। आज तुम्हें व्यक्तिगत रूप से देखकर वाकई हैरानी हुई। वह तारीफ करता दिख रहा था, लेकिन असल में वह शक कर रहा था। दूसरे शिष्य ने सीधे तौर पर कहा, मुझे लगता है कि दीपांकर को बस कुछ रुकावटें थीं। शिवम ने भौहें सिकोड़ी। हालांकि वह नाराज था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। मिस्टर शिवम, अगर तुम्हें ऐतराज न हो तो क्या मैं तुम्हारे साथ एक दोस्ताना मुकाबला कर सकता हूँ? शिष्य खड़ा हुआ और कुछ उकसाने वाले अंदाज में बोला। शिवम ने जगन्नाथ की ओर देखा और सिर हिलाकर कहा, छोड़ो, मैं आज यहाँ मिस्टर जगन्नाथ से कुछ मांगने आया हूँ। हा, शिष्य ने मुस्कुराकर और कुछ नहीं कहा। इस पल शिवम ने एक आंतरिक ऊर्जा की लहर को अपने शरीर पर से गुजरते महसूस किया। हालांकि यह सिर्फ एक पल के लिए था। शिवम ने इसे पकड़ लिया। उसने जगन्नाथ को देखा और भौहें सिकोड़ लीं। जगन्नाथ उतना साधारण नहीं था जितना दिखता था। वह वाकई दवा के राजा के नाम के लायक था। मिस्टर जगन्नाथ, मैं यहाँ तुमसे एक सहयोग की बात करने आया हूँ। शिवम ने और समय बर्बाद न करते हुए सीधे मुद्दे पर आ गया। जगन्नाथ ने एक गिलास शराब डाला और एक घूंट लिया। वह मुस्कुराकर बोला, मुझे नहीं पता कि मिस्टर शिवम किस तरह का सहयोग करना चाहते हैं। शिवम थोड़ा चुप रहा और फिर बोला, मिस्टर जगन्नाथ को दवा का राजा कहा जाता है। मुझे यकीन है कि तुम्हारे पास शीर्ष स्तर की जड़ी बूटियां होंगी। जगन्नाथ ने कोई नम्रता नहीं दिखाई। उसने सिर हिलाकर कहा, बिल्कुल सही। मेरे पास 10 से ज्यादा जड़ी बूटियां हैं जो सैकड़ों साल पुरानी हैं। ये सुनकर शिवम हैरान रह गया। 10 से ज्यादा सैकड़ों साल पुरानी जड़ी बूटियां। जगन्नाथ वाकई बहुत अमीर था। शिवम ने कुछ उत्साह के साथ कहा, मिस्टर जगन्नाथ, अगर संभव हो तो मैं तुमसे कुछ जड़ी बूटियां खरीदना चाहता हूँ। कीमत बताओ। मिस्टर शिवम, क्या तुम मेरे मास्टर को कम आंक रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि मेरे मास्टर को पैसे की कमी है? उसके शिष्य ने हंसते हुए कहा। शिवम ने जल्दी से अपनी बात बदली, मिस्टर जगन्नाथ, अगर संभव हो तो मैं तुम्हारे साथ बराबर मूल्य की वस्तु का आदान प्रदान करने को तैयार हूँ। बराबर मूल्य की वस्तु? जगन्नाथ ने भौहें उठाईं। उसने अपने हाथ का शराब का गिलास नीचे रखा और हल्के से मुस्कुराकर कहा, मिस्टर शिवम, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम्हारे पास कोई कीमती चीज है? शिवम ने थोड़ा सोचा और बोला, मेरे पास गोली पिल्स हैं। क्या ये ठीक है? कोई भी गोली हो, बस तुम मांगो, मैं उसे बनाने की कोशिश कर सकता हूँ। हा, ये सुनकर जगन्नाथ जोर से हंस पड़ा। मुझे नहीं पता था कि मिस्टर शिवम को गोली बनाने की कला आती है, जगन्नाथ ने हल्के से मुस्कुराकर कहा। शिवम ने सिर हिलाया और बोला, मुझे थोड़ा बहुत आता है। जगन्नाथ ने आंखें सिकोड़ी। थोड़ा सोचने के बाद उसने अचानक कहा,
ठीक है, अगर तुम मुझे एक 9 परिवर्तन सुनहरी गोली दे सकते हो तो तुम मेरी किसी भी जड़ी बूटी को चुन सकते हो। 9 परिवर्तन सुनहरी गोली। शिवम ने तुरंत अपनी विरासत में मिली यादों को खंगाला। जल्द ही 9 परिवर्तन सुनहरी गोली का फॉर्मूला उसके दिमाग में आ गया। कोई समस्या नहीं, शिवम ने तुरंत सहमति दी। चूंकि उसके पास फॉर्मूला था, 9 परिवर्तन सुनहरी गोली बनाना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फिर ये तय रहा। जगन्नाथ ने सिर हिलाया। शिवम बहुत खुश हुआ। उसने जल्दी से अपनी शराब का गिलास उठाया और जगन्नाथ के साथ टकराया। इस भोजन के बाद शिवम ने जगन्नाथ को अलविदा कहा और वाइनरी से चला गया। शिवम के जाने के बाद जगन्नाथ का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। मास्टर, ये लड़का निश्चित रूप से डींगे मार रहा है, उसके शिष्य ने हंसते हुए कहा। हाँ, मैंने उसके साथ मुकाबले की पेशकश की लेकिन उसने हिम्मत नहीं की। अगर उसमें सचमुच दम होता तो वह क्यों मना करता? दूसरा शिष्य भी बोला। यहाँ तक कि जगन्नाथ भी हंस पड़ा। उसने अपने दोनों शिष्यों को देखा और बोला, उसकी ऊर्जा से देखकर वह वाकई केवल 7वें चरण का आंतरिक शक्ति मास्टर हैंड्स है। उसकी ताकत कम है और जिक्र करने लायक नहीं है। और मैंने जानबूझकर 9 परिवर्तन सुनहरी गोली का जिक्र करके उसकी जांच की, लेकिन उसने वाकई सहमति दे दी। जगन्नाथ ने आंखें सिकोड़कर कहा, तुम्हें पता होना चाहिए कि यहाँ तक कि दैवीय कीमियागर मंडप में भी बहुत कम लोग 9 परिवर्तन सुनहरी गोली बना सकते हैं। ये बहुत साफ है कि वह डींगमार है। दूसरे दोनों शिष्यों ने एक के बाद एक सिर हिलाया। 9 परिवर्तन सुनहरी गोली बनाने की कठिनाई का जिक्र न करें, लेकिन इसके लिए जरूरी जड़ी बूटियां भी बेहद दुर्लभ थीं। शिवम का दृढ़ आश्वासन जगन्नाथ को शक में डाल गया। मास्टर, पुणे का राजा बस एक खाली उपाधि है। लगता है हमें सहयोग के लिए किसी और को ढूंढना होगा, उसके शिष्य ने उदास स्वर में कहा। जगन्नाथ ने सिर हिलाया और धीरे से आह भरी। शुक्र है, मैंने शिवम को दैवीय औषधि के जन्म के बारे में नहीं बताया। जगन्नाथ ने पुणे में रुकने का फैसला इसलिए किया क्योंकि बनर सिटी में एक दैवीय औषधि बनने वाली थी। और ये दैवीय औषधि थी पूरे 1000 साल पुरानी। यहाँ तक कि जगन्नाथ के पास भी ऐसी दैवीय औषधि नहीं थी। लेकिन इस दैवीय औषधि के सामने आने से जरूर हंगामा मचने वाला था। हालांकि ज्यादा लोग इसके बारे में नहीं जानते थे, फिर भी पुणे और पूरे दिल्ली क्षेत्र की फैमिलीज को शायद ये खबर मिल चुकी थी। मजबूरन जगन्नाथ ने किसी के साथ मिलकर काम करने का सोचा। वो पहले शिवम को ढूंढना चाहता था जो पुणे का किंग था, लेकिन आज उसे देखने के बाद जगन्नाथ ने ये आइडिया ड्रॉप कर दिया। मास्टर, क्यों ना हम मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन से बात करें? तभी उसके शिष्य ने सुझाव दिया। भले ही पुणे के मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन में ज्यादा एक्सपर्ट्स न हो, लेकिन फिर भी कई इन स्ट्रेंथ पास्ट मास्टर्स तो हैं। उनकी मदद से हमारी सक्सेस की चांस बढ़ जाएंगे। अपने शिष्य की बात सुनकर जगन्नाथ ने थोड़ा सोचा, फिर सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, यही एक रास्ता है। मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन में जब से सुनियो की मौत हुई, सुनियो का सबसे बड़ा शिष्य नया प्रेसिडेंट बन गया था। इस प्रेसिडेंट का नाम था ललित, और वो सुनियो का फेवरेट शिष्य था। दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा था। सुनियो की मौत के बाद ललित के दिमाग में सिर्फ बदले की बात थी, लेकिन वो इतना स्ट्रांग नहीं था और उसे राठौर फैमिली से डर भी लगता था, तो वो कुछ कर नहीं पाया। ललित अपने ऑफिस में बैठा था। उसके सामने वो वीडियो चल रहा था जिसमें उमंग सुनियो को टॉर्चर कर रहा था। शिवम, ललित जितना देखता उतना गुस्सा होता। उसमें राठौर फैमिली से बदला लेने की हिम्मत नहीं थी, तो उसने सारा गुस्सा शिवम पर निकाल दिया। प्रेसिडेंट ललित, बाहर कोई आपसे मिलने आया है। तभी एक सबऑर्डिनेट अंदर आया और बोला। कौन? ललित ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। दिल्ली का मेडिसिन किंग जगन्नाथ, सबऑर्डिनेट ने सच्चाई से जवाब दिया। ये नाम सुनते ही ललित तुरंत खड़ा हो गया। जल्दी उन्हें अंदर बुलाओ, ललित ने फटाफट कहा। जल्द ही जगन्नाथ अपने शिष्य के साथ ऑफिस में दाखिल हुआ। ललित ने चाय बनवाई और बड़े आदर से इंतजार किया। जगन्नाथ को देखते ही ललित तेजी से आगे बढ़ा और गर्मजोशी से बोला, मेडिसिन किंग की उपलब्धियों के बारे में मैंने कब से सुना है। आज आपको पर्सनली देखकर लगता है आप वाकई में कमाल के हैं। प्रेसिडेंट ललित, आप बहुत तारीफ कर रहे हैं, जगन्नाथ ने बेरुखी से कहा। बैठने के बाद ललित ने टटोलते हुए पूछा, बताइए आप यहाँ क्यों आए हैं? उसका शिष्य कुछ बोलने ही वाला था कि जगन्नाथ ने हाथ उठाकर उसे चुप करा दिया। वो ललित की तरफ देखकर ठंडे लहजे में बोला, प्रेसिडेंट ललित, मुझसे कुछ पूछना है। मेडिसिन किंग, बेझिझक बताए। जो मुझे पता होगा मैं सब कुछ बता दूंगा, ललित ने छाती ठोकते हुए कहा। जगन्नाथ थोड़ा चुप रहा, फिर बोला, मैं पुणे से नहीं हूँ, तो मुझे पुणे के बारे में ज्यादा नहीं पता। हाल ही में पुणे में एक नौजवान बहुत चर्चा में है। उसका नाम है शिवम और उसे पुणे का किंग कहते हैं। सुनने में आया है कि उसने दीपांकर को हरा दिया। क्या ये सच है? जगन्नाथ की बात सुनकर ललित का चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया। वो दांत पीसते हुए बोला, शिवम बस इन स्ट्रेंथ मास्टर हैंड्स रियल्म के 7वें स्टेज पर है। वो भला दीपांकर को कैसे हरा सकता है? ओह, सच में?
जगन्नाथ ने भौहें उठाते हुए कहा। लेकिन अफवाह तो यही है कि दीपांकर को शिवम ने हराया। ललित ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, वो सब राठौर फैमिली की वजह से है। अगर राठौर फैमिली न होती तो शिवम कब का मर चुका होता। सच में, जगन्नाथ ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। अगर आपको यकीन न हो तो मेरे पास वीडियो है। ललित ने जल्दी से अपना कंप्यूटर ऑन किया और वीडियो खोला। वीडियो में उमंग सुनियो को टॉर्चर कर रहा था। ये शख्स राठौर फैमिली से है और बहुत पावरफुल है। अगर ये न होता तो शिवम कब का खत्म हो चुका होता, ललित ने ठंडे लहजे में कहा। जगन्नाथ ने वीडियो का कंटेंट देखा और गहरी सोच में पड़ गया। मास्टर, मैंने तो पहले ही कहा था, शिवम के पास बस खोखला टाइटल है। हाँ बिल्कुल, इन स्ट्रेंथ मास्टर हैंड्स वाला शख्स इन स्ट्रेंथ ग्रैंड मास्टर को कैसे हरा सकता है। जरा सोचिए तो, दोनों शिष्यों ने चिल्लाकर कहा। ललित ने भी कहा, ये दोनों सज्जन सही कह रहे हैं। शिवम का रियल्म बहुत नीचा है, उसका जिक्र करना भी बेकार है। बस राठौर फैमिली उसे सपोर्ट करना चाहती है। आप तो जानते ही हैं, राठौर फैमिली की ताकत से तो वो चाहें तो कचरे को भी टॉप पर पहुंचा सकते हैं। जगन्नाथ ने आह भरी और धीमी आवाज में कहा, लगता है मैंने शिवम को ओवर एस्टिमेट कर लिया। ऐसे में उनके पास सिर्फ मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन पर भरोसा करने का ऑप्शन था। इसके बाद जगन्नाथ ने अपनी मंशा जाहिर की। दैवीय औषधि, ये तो कमाल की बात है। ललित ने खुशी से कहा। मिस्टर जगन्नाथ, हमें ये मौका देने के लिए शुक्रिया, ललित ने उत्साह से कहा। जगन्नाथ ने सिर हिलाया और बोला, याद रखना, इस बारे में किसी को मत बताना, इसे सीक्रेट रखना होगा। ललित ने छाती ठोकते हुए कहा, टेंशन मत लो, कौन नहीं जानता कि मैं, ललित, अपनी जुबान का पक्का हूँ। तो फिर आधे महीने में सबको ऑर्गेनाइज कर लो, जगन्नाथ ने निर्देश दिए। निर्देश देने के बाद जगन्नाथ अपने शिष्य के साथ वाइनरी लौट गया। दूसरी तरफ शिवम उत्साह से घर लौटा। वो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था और फटाफट 9 परिवर्तन स्वर्ण गोली को रिफाइन करने की तैयारी करने लगा। लेकिन जब उसने प्रिस्क्रिप्शन को ध्यान से देखा तो उसकी भौहें तुरंत सिकुड़ गईं। मैं पहले बहुत एक्साइटेड था, मैंने जड़ी बूटियों की लिस्ट भी नहीं देखी। शिवम को सिरदर्द होने लगा। 9 परिवर्तन स्वर्ण गोली के लिए जरूरी जड़ी बूटियां बहुत रेयर थीं। इसमें 100 साल पुराना जिनसिंग, 150 साल पुराना अश्वगंधा और कई तरह की आम जड़ी बूटियां चाहिए थीं। शिवम के पास इन जड़ी बूटियों को हासिल करने का कोई रास्ता नहीं था। मैंने बहुत जल्दी हामी भर दी। शिवम ने आह भरी, लेकिन इस 9 परिवर्तन स्वर्ण गोली का असर तो गजब का है। शिवम ने नजर डाली और धीमी आवाज में कहा, जैसा कि नाम से जाहिर है, 9 परिवर्तन स्वर्ण गोली यूजर को 9 बार अपने शरीर को रिमॉडल करने का मौका देती थी। पहली 3 बार शरीर को मजबूत करने के लिए थी और अगली बार इंटरनल ऑर्गन्स और यहां तक कि स्पिरिचुअल सेंस को भी मजबूत करती थी। यहां तक कि कल्टीवेशन की दुनिया में भी 9 परिवर्तन स्वर्ण गोली एक हाई क्वालिटी मेडिसिनल गोली थी और इसका लेवल अर्थ रैंक जितना हाई था। अगर जगन्नाथ ना होता तो मुझे इस जादुई गोली के बारे में पता ही नहीं चलता, शिवम ने ठुड्डी सहलाते हुए कहा। फिर भी शिवम जड़ी बूटियों को हासिल करने की मुश्किल के सामने कुछ कर नहीं पा रहा था। अरे हाँ, तभी शिवम ने अपने सिर पर चपत मारी। चूंकि जगन्नाथ को जड़ी बूटियों का किंग कहा जाता था तो उसके लिए ये जड़ी बूटियां हासिल करना आसान होगा। ये सोचकर शिवम फटाफट उठा और यह वाइनरी की तरफ भागा। यह वाइनरी सिर्फ रेस्तरां नहीं बल्कि एक होटल भी थी। शिवम ने अंदाजा लगाया कि जगन्नाथ यहीं रुका होगा तो वो जल्दी में वहां पहुंच गया। जब वो दरवाजे पर पहुंचा तो जगन्नाथ अभी अभी लौटा था। दोनों की मुलाकात दरवाजे पर ही हो गई, जिससे काफी झंझट बच गया। शिवम तेजी से आगे बढ़ा और विनम्रता से बोला, मिस्टर जगन्नाथ, मुझे आपकी मदद चाहिए। इस 9 परिवर्तन स्वर्ण गोली के लिए 100 साल पुराना जिनसिंग, 150 साल पुराना अश्वगंधा और कई आम जड़ी बूटियां चाहिए। ये कहते हुए शिवम ने एक कागज निकाला और मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सारी जड़ी बूटियों की लिस्ट लिख दी है। जगन्नाथ ने जड़ी बूटियों की लिस्ट ली और नजर डाली। फिर वो ठंडे लहजे में हंसा और बोला, क्या तुम्हें यकीन है कि ये 9 परिवर्तन स्वर्ण गोली की रेसिपी है? हाँ, शिवम ने सिर हिलाया। जगन्नाथ ने ठंडी हंसी के साथ कहा, अगर ये सारी जड़ी बूटियां 9 परिवर्तन स्वर्ण गोली के लिए चाहिए तो इसे रेयर मेडिसिनल गोली नहीं कहा जाता। जगन्नाथ की बातों ने शिवम को हैरान कर दिया। एक पल के लिए उसे लगा कि शायद उसने गलत याद किया। शिवम ने जल्दी से अपनी विरासत वाली यादों में जड़ी बूटियों की लिस्ट चेक की। जब उसे यकीन हो गया कि कोई गलती नहीं है तो वो बोला, मिस्टर जगन्नाथ, आपका मतलब क्या है? जगन्नाथ गुस्सा नहीं हुआ। उसने बेपरवाही से मुस्कराते हुए कहा, शिवम, सच बताऊं, 9 परिवर्तन स्वर्ण गोली के लिए कौन सी जड़ी योजक चिन्ह बड़ी बूटियां चाहिए, ये मुझे तुमसे ज्यादा पता है। शिवम चुप रहा। वह जगन्नाथ के अगले शब्दों का इंतजार करने लगा। जगन्नाथ ने धीरे योजक चिन्ह बड़ी ई धरे बोला, 9 परिवर्तन स्वर्ण गोली को योद्धा की पवित्र गोली कहा जाता है।
इसके लिए 100 साल पुराना जिनसेंग और अश्वगंधा नहीं, बल्कि 2-500 साल पुरानी जड़ी योजक चिन्ह बड़ी ई बूटियां चाहिए, और 300 साल पुरानी जड़ी विस्मयादिबोधक चिन्ह बड़ी ई। तो अगर तुम 9 परिवर्तन स्वर्ण गोली बना सकते हो, तो मैं तुम्हें जड़ी योजक चिन्ह बड़ी ई बूटियां क्या, मेरा पूरा हर बैंक दे दूंगा, जगन्नाथ ने बेपरवाह मुस्कान के साथ कहा। इससे शिवम थोड़ा हैरान हुआ। क्या ऐसा हो सकता है कि उसके पिता द्वारा छोड़ी गई विरासत गलत थी? नहीं, ये बिल्कुल नामुमकिन था। अपने पिता की काबिलियत के साथ 9 परिवर्तन स्वर्ण गोली बनाना कोई बड़ी बात नहीं थी। इस तरह सिर्फ एक ही शायद था, वो ये कि उसके पिता द्वारा छोड़ी गई कीमिया तकनीक और भी शानदार थी। ये सोचकर शिवम मुस्कुराया और बोला, मिस्टर जगन्नाथ, बस आप मुझे मेरी लिस्ट की जड़ी योजक चिन्ह बड़ी ई बूटियां दे दीजिए, मैं आपको एक 9 परिवर्तन स्वर्ण गोली दे दूंगा। शिवम की बात सुनकर जगन्नाथ जोर योजक चिन्ह बड़ी ई जोर से हंस पड़ा। उसके शिष्य का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने एक कदम आगे बढ़कर दांतते हुए कहा, शिवम, क्या तुम हमें ठगना चाहते हो? सुन लो, चुप। जगन्नाथ ने अपने शिष्य को बीच में ही टोक दिया। वो शिवम की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और बोला, शिवम, मैं तुम्हें ये जड़ी योजक चिन्ह बड़ी ई बूटियां नहीं दे सकता। चूंकि तुमने मेरी जड़ी योजक चिन्ह बड़ी ई बूटियों के बदले 9 परिवर्तन स्वर्ण गोली देने का वादा किया है, तो जाहिर है इस गोली के लिए कच्चा माल तुम्हें खुद ढूंढना होगा। शिवम एक पल के लिए चुप रहा। उसने सिर उठाकर जगन्नाथ की तरफ देखा और बोला, ये भी ठीक है, बस इसमें समय थोड़ा ज्यादा लग सकता है। अगर आपको कोई इतराज नहीं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल नहीं, मुझे कोई इतराज नहीं, जगन्नाथ ने अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए कहा। शिवम ने सिर हिलाया और फिर कुछ नहीं बोला। जगन्नाथ को अलविदा कहने के बाद शिवम वहां से चला गया। जगन्नाथ ने अपने अनुमान की पुष्टि कर दी थी। शिवम वाकई तुमसे जड़ी योजक चिन्ह बड़ी ई बूटियां ठगना चाहता था। उसके शिष्य ने ठंडी सांस लेते हुए कहा। जगन्नाथ ने बेपरवाही से हंसते हुए कहा, ये नॉर्मल है। जो लोग इतनी कम उम्र में सक्सेस पा लेते हैं, वो अक्सर खुद को सबसे स्मार्ट समझते हैं और दूसरों को बेवकूफ। अच्छा हुआ आपने उसके साथ काम नहीं किया, शिष्य ने ठंडे लहजे में कहा। जगन्नाथ ने हाथ हिलाया और फिर कुछ नहीं बोला। शिवम के वापस आने के बाद उसने जड़ी योजक चिन्ह बड़ी ई बूटियां ढूंढने की तैयारी की। अगर जगन्नाथ की बात सच थी, तो ये 9 परिवर्तन स्वर्ण गोली शायद कई टॉपलर ग्रेड जड़ी योजक चिन्ह बड़ी ई बूटियों के बदले में दी जा सकती थी। लगता है मुझे 100 साल पुरानी जड़ी योजक चिन्ह बड़ी ई बूटियों का एक बैच ढूंढना होगा, शिवम ने मन में सोचा। भले ही 100 साल पुरानी जड़ी योजक चिन्ह बड़ी ई बूटियां रेयर थीं, लेकिन शिवम के कनेक्शंस अब काफी पावरफुल थे। उसकी मौजूदा काबिलियत के साथ 100 साल पुरानी जड़ी योजक चिन्ह बड़ी ई बूटियां हासिल करना मुश्किल नहीं था। सोच योजक चिन्ह बड़ी ई विचार के बाद शिवम ने आखिरकार दीपांकर से मदद मांगने का फैसला किया। फिर शिवम ने फोन निकाला और दीपांकर का नंबर डायल किया। जैसे ही कॉल पिक हुई, दीपांकर मुस्कुराते हुए बोला, मिस्टर शिवम, मैं तो आपको कॉल करने ही वाला था। आप भी दैवीय औषधि के लिए आए हैं ना? शिवम ने भौहें सिकोड़ी और बोला, दैवीय औषधि? कैसी दैवीय औषधि? दीपांकर ने हैरानी से कहा, आपको अभी तक नहीं पता? सुनने में आया है कि बनर सिटी में एक दैवीय औषधि बनने वाली है। दिल्ली क्षेत्र की कई बड़ी फैमिलीज को इसकी खबर मिल चुकी है और वो इसे हासिल करने के लिए यहाँ आ रही हैं। इससे शिवम और ज्यादा हैरान हुआ। उसे दैवीय औषधि के बारे में कुछ भी नहीं पता नहीं था। दीपांकर ने तुरंत शिवम को सारी बात बताई। जब दीपांकर ने सारी कहानी सुनाई, तब शिवम को इस बारे में पता चला। तो फिर जगन्नाथ सबसे ज्यादा इस दैवीय औषधि के लिए यहाँ होगा, शिवम ने मन में सोचा। 1000 साल पुरानी दैवीय औषधि बहुत मुश्किल से मिलती थी। यहाँ तक कि मेडिसिन किंग कहलाने वाले जगन्नाथ ने भी इसे पहले कभी नहीं देखा था। अगर मैं ये दैवीय औषधि हासिल कर लेता हूँ, तो शायद मैं वेदमंडल तक पहुँचने की कोशिश कर सकता हूँ। शिवम के मन में उत्साह जगा। दूसरी ओर दीपांकर ने कहा, मिस्टर शिवम, दैवीय औषधि का लालच बहुत बड़ा है। उस समय दिल्ली क्षेत्र की फैमिलीज जरूर इसे छीनने के लिए दौड़ेंगी। दिल्ली क्षेत्र? शिवम ने इस नाम को बुदबुदाया। दिल्ली क्षेत्र में कुल 2 प्रांत थे और मार्शल आर्ट्स के मामले में पुणे एक कमजोर क्षेत्र था। दीपांकर के अलावा वहां एक भी इन स्ट्रेंथ पास्ट मास्टर नहीं था, जबकि बाकी 2 प्रांतों में कई इन स्ट्रेंथ पास्टर्स थे। दैवीय औषधि हासिल करना आसान नहीं था। मिस्टर शिवम, मेरे दिल्ली में कुछ पुराने दोस्त हैं, शायद हम उनके साथ मिलकर काम कर सकते हैं, दीपांकर ने सुझाया। शिवम एक पल के लिए चुप रहा। 1000 साल की दैवीय औषधि का असर अकल्पनीय था। इसे अकेले हासिल करना नामुमकिन था, इसलिए सहयोग जरूरी था। ठीक है, ये काम मैं तुम्हें सौंपता हूँ, शिवम ने कहा। दीपांकर ने सहमति जताई। मैं जल्द से जल्द उनसे संपर्क करने की कोशिश करता हूँ। अरे हाँ, मेरी एक और मदद कर दो। तभी शिवम ने अचानक टॉपिक बदल दिया। दीपांकर ने फटाफट कहा, मिस्टर शिवम, बोलिए।
शिवम ने उदास स्वर में कहा, मुझे जल्दी 100 साल पुराना जिनसिंग और 150 साल पुराना अश्वगंधा चाहिए। कोई रास्ता निकालो, कीमत की बात हो सकती है। ये सुनकर दीपांकर को थोड़ी मुश्किल महसूस हुई। मिस्टर शिवम, 100 साल पुरानी जड़ी बूटियां कोई सड़क किनारे की सब्जियां तो है नहीं, और जिनके पास ऐसी जड़ी बूटियां होती हैं वो आमतौर पर पैसे के लिए मोहताज नहीं होते, दीपांकर ने धीमी आवाज में कहा। शिवम एक पल चुप रहा और बोला, ऐसा करो, ये खबर फैला दो कि अगर कोई मुझे 100 साल की जड़ी बूटियां दे सकता है तो मैं उसके बदले में दैवीय संकट गोली दूंगा। दैवीय संकट गोली। दूसरी तरफ से दीपांकर तुरंत हैरान हो गया। मिस्टर शिवम, क्या ये सच है? दीपांकर ने उत्साह से कहा। हाँ, जब तक लोग मुझे 100 साल पुरानी जड़ी बूटियां दे सकते हैं मैं जितने चाहें उतने दैवीय संकट गोली बना सकता हूं, शिवम ने बेपरवाह लहजे में कहा। दैवीय संकट गोली मार्शल आर्ट्स की दुनिया में एक खास गोली थी, और इस गोली का असर सरल लेकिन हैरान करने वाला था। इन स्ट्रेंथ पास्ट मास्टर रियल्म का एक मार्शल आर्टिस्ट सिर्फ एक गोली खाकर एक लेवल आगे बढ़ सकता था। अगर कोई ज्यादा टैलेंटेड था तो एक गोली उसे कई लेवल तक बढ़ा सकती थी। दूसरे शब्दों में, ये दैवीय संकट गोली इन स्ट्रेंथ पास्ट मास्टर रियल्म के ढेर सारे एक्सपर्ट्स बना सकती थी। कोई दिक्कत नहीं मिस्टर शिवम, मैं अभी ये खबर फैलाता हूँ, दीपांकर ने फटाफट कहा। फोन रखने के बाद शिवम ने ठुड्डी सहलाते हुए सोचा, अगर मुझे दूसरों के साथ मिलकर काम करना है तो मेरे पास काफी ताकत होनी चाहिए, शिवम ने मन में सोचा। अगर ताकत नहीं होगी तो भले ही वो दूसरों के साथ मिल जाए, उसे सबसे बड़ा हिस्सा नहीं मिलेगा। अभी आधा महीना बाकी है, मुझे जल्द से कोई रास्ता सोचना होगा, शिवम ने मन में सोचा। जल्द ही दीपांकर ने दैवीय संकट गोली की खबर फैला दी। जैसा कि उम्मीद थी, खबर फैलते ही मार्शल आर्ट्स की दुनिया में हंगामा मच गया। छोटी बड़ी मार्शल आर्ट्स फैमिलीज जो दैवीय औषधि हासिल करना चाहती थी, एक के बाद एक आने लगी। 100 साल पुरानी दैवीय औषधि वाकई कीमती थी। मार्शल आर्टिस्ट की फैमिलीज और अमीर लोग आमतौर पर ऐसी एक या ज्यादा जड़ी बूटियां कलेक्ट करते थे। इसलिए खबर फैलते ही कई लोग दीपांकर से मिलने आए। दैवीय संकट गोली मारियों के लिए वाकई एक दैवीय औषध थी, लेकिन शिवम के लिए ये कुछ खास नहीं थी। उसके पिता द्वारा छोड़ा गया गोली बनाने का टेक्निक बहुत शानदार था, जो मौजूदा दौर से कहीं आगे था। यहाँ तक कि दुनिया में जिस दैवीय कीमियागर पवेलियन को लीजेंडरी माना जाता था, वो भी शायद इसके सामने न टिके। कैफ द्वारा छोड़े गए जड़ी बूटियों के बैच की मदद से शिवम ने 3 दिन में कुल 7 दैवीय संकट गोलियां रिफाइन की। जुनैद, ये दैवीय संकट गोली को दीपांकर की फैमिली को पहुंचा दो। शिवम ने 7 गोलियों को लपेटा और जुनैद को सौंप दिया। और ये गोली वी फैमिली को दे दे। विताओ से कहना कि ये गोली उनके बेटे को बचा सकती है। शिवम ने दूसरी गोली को सावधानी से लपेटते हुए कहा। जुनैद ने देर नहीं की, दैवीय संकट गोली लेते ही निकल पड़ा। जुनैद के जाने के बाद शिवम वेजिटेबल गार्डन की देखभाल करने वाला था, लेकिन तभी उसके सिर में अचानक तेज दर्द उठा। क्या हुआ? अपने मास्टर को भूल गए? एक कुटिल आवाज शिवम के दिमाग में गूंजी। ये तेज दर्द शिवम के लिए बर्दाश्त करना मुश्किल था। इस तेज दर्द के बीच शिवमिव ने पत्थर की मूर्ति निकाली और उसे छुआ। एक रोशनी चमकी और शिवम की आत्मचेतना तुरंत उसमें खींच ली गई। जैसे ही वो पत्थर की मूर्ति में दाखिल हुआ, एक डरावना दबाव उस पर पड़ गया। धम्म, एक जोर की आवाज गूंजी। शिवम का पूरा शरीर जमीन पर दे मारा गया। तुम मुझे धोखा देना चाहते हो? पूर्वज ने ठंडे लहजे में कहा। शिवम ने फटाफट कहा, मेरी इतनी हिम्मत नहीं, मैं आपको धोखा कैसे दे सकता हूँ? पूर्वज ने ठंडी सांस ली और बोला, सील की बात का क्या हुआ? कोई प्रोग्रेस? शिवम ने जल्दी कहा, मैं जल्द ही कामयाब हो जाऊंगा, मुझे बस कुछ दिन और दीजिए, मैं आपको जरूर बाहर निकालूंगा। धम्म, एक और जोरदार हथेली शिवम के शरीर पर जोर से पड़ी। इस जोरदार हथेली की ताकत इतनी थी कि शिवम दर्द से चिल्ला उठा। पूर्वज ने शिवम को घूरते हुए डांटा, अपनी औकात में रहो, तुम बस मेरे गुलाम हो, मुझे तुम्हारे मसलों से कोई मतलब नहीं, मेरा मसला प्रायोरिटी है, फटाफट सील तोड़ने का रास्ता ढूंढो। शिवम ने मन में गाली दी। गुलाम? ये बूढ़ा हरामी वाकई शिवम को अपना गुलाम समझता था। मुझे अभी कुछ खास खबर मिली है। तभी शिवम को कुछ सूझा। उसके दिमाग में एक आइडिया आया और वो बोला, मुझे पता चला है कि शिवम के पास वाकई में लीजेंडरी कैओटिक बॉडी है, तभी तो वो इतना टैलेंटेड है। कैओटिक बॉडी सुनते ही पूर्वज का चेहरा पूरी तरह बदल गया। पत्थर की मूर्ति के अंदर काली ऊर्जा लहराने लगी, मानो पूरी दुनिया को निगल लेगी। क्या तुम सच कह रहे हो? पूर्वज ने शिवम को घूरते हुए पूछा। शिवम ने फटाफट सिर हिलाया और बोला, हाँ, मैंने उसके साथ कई बार फाइट की है, तो कोई गलती नहीं हो सकती। हा। पूर्वज उत्साह से जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी गड़गड़ाहट की तरह थी, जो शिवम की आत्मचेतना पर हमला कर रही थी और उसे बेहोश कर सकती थी। कहते हैं कि कैओटिक बॉडी दुनिया की नंबर 1 फिजिक है। इसका शरीर बहुत मजबूत और ताकतवर है और उसी लेवल में कोई इसे हरा नहीं सकता।
अगर मैं कैओटिक बॉडी हासिल कर लूं तो दुनिया में कौन मुझसे डरेगा नहीं। पूर्वज फिर से जोर से हंसा। दुनिया की नंबर 1 फिजिक, शरीर बहुत मजबूत और ताकतवर, उसी लेवल में अजेय। शिवम मन ही मन हैरान था। तभी तो उसका शरीर फाउंडेशन स्टेज में बार बार इंप्रूव हो रहा था। बच्चे, चाहे कुछ भी हो, तुम्हें ये कैओटिक बॉडी हासिल करनी होगी। पूर्वज ने शिवम को ठंडे लहजे में देखा और बोला। शिवम ने फटाफट सिर हिलाया और बोला, टेंशन मत लो, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं वादा करता हूं कि आपको इस साले जगह से बाहर निकालूंगा। पूर्वज ने ठंडे लहजे में कहा, मैं और इंतजार नहीं कर सकता, मैं इस जगह में 1 मिनट भी नहीं रहना चाहता। शिवम ने अटपटाते हुए कहा, मैं भी चाहता हूं कि जल्दी हो, लेकिन अभी सेक्ट खतर में है, मैं शिवम का मुकाबला नहीं कर सकता। पूर्वज एक पल के लिए चुप रहा, फिर उसने शिवम को देखा और धीरे धीरे बोला, मैं तुम्हें अपनी इनर स्ट्रेंथ थोड़े समय के लिए उधार दे सकता हूं। शिवम हैरान हुआ, फिर खुशी से बोला, क्या आप सच कह रहे हैं? पूर्वज ने सिर हिलाया और बोला, हाँ, लेकिन ये टेक्निक मेरी बहुत सारी ऊर्जा खा लेगी, इससे मेरी बुनियाद पर भी असर पड़ सकता है, लेकिन अगर मैं कैओटिक बॉडी हासिल कर लूं तो ये कुर्बानी कुछ भी नहीं। पूर्वज ने टॉपिक बदला और बोला। शिवम मन ही मन खुशी से झूम उठा। ये बूढ़ा हरामी वाकई उसे अपनी ताकत उधार देने वाला था। शिवम को बस यही चिंता थी कि वो दैवीय औषधि कैसे छीनेगा। मैं पूछ सकता हूँ, आपका रियल आखिर क्या है? शिवम ने टटोलते हुए पूछा। पूर्वज ने हल्की हंसी के साथ कहा, जब मैं अपने पीक पर था मैं मार्शल ग्रैंड मास्टर था, अब मेरी ताकत कम हो गई है, शायद मैं सिर्फ इन स्ट्रेंथ ग्रैंड मास्टर रियल्म तक पहुंच सकता हूं। मार्शल ग्रैंड मास्टर रियल्म, ये बूढ़ा हरामी वाकई इन स्ट्रेंथ ग्रैंड मास्टर रियल्म से भी आगे था। ये काफी है। शिवम ने फटाफट सिर हिलाया। जब तक मैं इन स्ट्रेंथ ग्रैंड मास्टर रियल्म तक पहुंच जाऊं, शिवम को मारना आसान होगा। शिवम ने उत्साह से कहा। पूर्वज ने हल्का सा सिर हिलाया। उसने शिवम को ठंडे लहजे में देखा और बोला, तुम्हें कितना टाइम चाहिए? शिवम ने सोचा और बोला, 1 महीना। 1 महीने के अंदर मैं आपको जरूर इस साले जगह से बाहर निकालूंगा। नहीं, ये बहुत ज्यादा है, पूर्वज ने ठंडे लहजे में कहा। मैं तुम्हें ज्यादा से ज्यादा 20 दिन दूंगा। शिवम मन ही मन ठंडी मुस्कान बिखेरी और सोचा, मुझे पता था तुम बार्गन करोगे। अच्छा हुआ मैंने पहले से 10 दिन ज्यादा बोल दिए। 20 दिन शिवम के लिए पूरी तरह काफी थे। याद रखना, तुम्हारे पास सिर्फ 20 दिन हैं, पूर्वज ने धीमी आवाज में कहा। अगले ही पल शिवम की आत्मचेतना उसके शरीर में वापस आ गई। जैसे ही शिवम जमीन से उठा, उसके दिमाग में बना निशान चमकने लगा। फिर एक डरावनी आंतरिक ताकत उस निशान से फट पड़ी। ये आंतरिक ताकत शिवम के शरीर में घूमी और उसकी नसों में 20 बार चक्कर लगाया। आखिरकार ये ताकत शिवम के डेंटियन में समा गई। एक जबरदस्त ताकत अचानक फट पड़ी। शिवम ने महसूस किया कि उसका शरीर एक क्वालिटेटिव चेंज से गुजर गया और उसकी ताकत पल भर में दर्जनों गुना बढ़ गई। धम्म, शिवम के शरीर से एक डरावनी आंतरिक ऊर्जा फट पड़ी। इस पावरफुल ऊर्जा ने आसपास के इलाके को चपटा कर दिया, यहाँ तक कि शिवम के पैरों तले की जमीन भी घनी दरारों से भर गई। धम्म, आखिरकार जमीन इस ताकत को बर्दाश्त नहीं कर पाई और धंसने लगी। फिर वो कई मीटर चौड़ा एक विशाल गड्ढा बन गया। स्विश, जल्द ही उस विशाल गड्ढे से एक सुनहरी रोशनी निकली। शिवम का पूरा शरीर सुनहरे प्रकाश से ढक गया। धूप में वो चमक रहा था मानो कोई भगवान धरती पर उतर आया हो। ये ताकत का ऐसा एहसास था जो शिवम ने पहले कभी नहीं महसूस किया था। एक पल के लिए उसे इसे कंट्रोल करना भी मुश्किल लगा। तो ये है इनर स्ट्रेंथ ग्रैंड मास्टर की ताकत। शिवम ने अपनी मुट्ठी भींची और उसके